नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल धवन आपका स्वागत करता हूं विज्ञान जगत पे। दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसा विषय चूज करते हैं जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं पौराणिक साहित्य की, अपने संस्कृति की, अपने प्राचीन वेदों की, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा ही विषय पे बात करने वाले हैं जिसका विषय का नाम है भारतीय शास्त्रों में विज्ञान, यानी हमारे भारतीय शास्त्रों में विज्ञान किस तरह से समाहित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल सटीक बात कही गई है। जैसे कि हमारे भारतीय विज्ञान की बात करें तो हमारे पौराणिक कालों के अंदर जो हमारे जनमानस थे वो प्रायः कोशिश करते थे, जब भी वो तर्क वितर्क पे आते थे तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि विज्ञानों को समझाने के लिए अपने पुराणों का, अपने उपनिवेशों का, अपने वेदों का कहीं ना कहीं सहारा लेते थे और उसके द्वारा उसको तथ्य पुष्टि करते थे। तो हम कहीं ना कहीं उस तथ्य की तरफ वापस जाएंगे और कुछ समझेंगे किस तरह से विज्ञान समाहित है इसके अंतर्गत। एक सुंदर पंक्ति बताई गई है शास्त्रों के बारे में। हम अगर बात करें तो शस्ति च त्रायते च शिष्यते अनेन, अर्थात शास्त्र क्या है उसको समझाते हैं हम, यानी कि वो शिक्षा जो अनुशासन के साथ आपका मार्गदर्शन करती है, आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वो शास्त्र कहलाती है। यानी शास्त्र इतनी खूबियों के साथ मौजूद है जिसको हमने समझा नहीं पूरी तरह से, हम और कोशिश करेंगे समझने की। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शर्मिष्ठा शर्मा, जो एक संस्कृतविद हैं और डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है इनको, और शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, कई बार हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि वैदिक कालीन संस्कृति हमारी थी, बट उसको हमने अभी तक पूरी तरह समझा नहीं। तो मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे पहला उठता है कि ये वेद क्या हैं, और ये क्या वैदिक ज्ञान की हम बात करते हैं तो क्या ये अक्षय भंडार हैं इसके? थोड़ा इसको विस्तार से जी, एक्चुअली क्या है कि प्राचीन कालीन जो साहित्य है, वैदिक कालीन साहित्य, उस पर इतनी विस्मयकारी घटनाओं का समावेश है कि कई बार हम सोच भी नहीं पाते कि इस तरह का कार्य पहले हुआ था या इस तरह की घटना पहले हुई थी। और ये जो सारा जो हमें विवरण मिलता है वो हमारे जो चारों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, इन सब में, ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें, इन सब में पूरा विवरण मिलता है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक घटनाओं का उल्लेख है। और बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि महाभारत काल में संजय द्वारा दूरस्थ घटनाओं का धृतराष्ट्र को पूरा विवरण सुनाया गया और विस्तारण यंत्र का आविष्कार किया गया था। इस तरह की छोटी मोटी बहुत से ऐसे उदाहरण आपको प्राचीन कालीन वेदों में और पुराणों में मिलेंगे, और बहुत हैं। यहाँ तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रही हूँ, तो बहुत से ऐसे उदाहरण। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें वेदों की तो इसका मतलब जो हम बात करते हैं शल्य चिकित्सा की, या इसके अंदर भी वेदों के अंदर कुछ इस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं कि जहाँ वेदों में इसको समझाया गया है कि किस प्रकार से शल्य चिकित्सा को भी प्रभावी किया जा सकता है, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें। शल्य चिकित्सा वेदों में, पुराणों में जो उल्लिखित है उसके आधार पे ऐसा मतलब मुझे महसूस होता है पढ़ने के बाद। तो प्राचीन काल में जो आयुर्वेद था, जैसा कि इसके नाम से विदित है कि भाई आयु को लंबी करने का जो वेद है आयुर्वेद, तो उसमें दो प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता में 120 अध्याय हैं और उसमें जो साधारण आपकी जो बीमारियां होती हैं, सिर दर्द है, टीबी वगैरह, इस तरह की घटनाओं का उल्लेख है। बट जो सुश्रुत संहिता है वो जो वैद्य हुए हैं, प्रसिद्ध वैद्य सुश्रुत, उनके द्वारा लिखित है। तो उसमें उन्होंने पूरी शल्य चिकित्साओं का वर्णन किया है और ये मतलब बहुत ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया, क्योंकि शल्य चिकित्सा है तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी लिख देंगे या कुछ भी कर देंगे। तो इसमें 300 प्रकार की शल्य चिकित्साओं का वर्णन मिलता है और 120 प्रकार के शल्य चिकित्सा के जो यंत्र या औजार, जो कुछ भी आप कहना चाहेंगे, उसको वो मिलते हैं। इसके अलावा 6 प्रकार के घावों का वर्णन है उस पर। देखिए, जिस तरह से मैडम ने बताया, वैदिक काल से भी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ कार्य किया गया था, बहुत सारे कार्य थे। ऑडियंस से भी को नहीं पता है, लोगों को नहीं मालूम है कि किस तरह से शल्य चिकित्सा उस वक्त भी प्रभावी थी। यानी हम जो सोच रहे हैं कि शल्य चिकित्सा शायद अभी 100-150 साल पुरानी है, जब से हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, बट ये हमारे अगर इतिहास को हम पलटें तो हम देखेंगे कि हमारे वैदिक काल में भी इस तरह के हमारे संहिता थी, जहाँ पे मैंने बताया अथर्ववेद के अंदर हम शायद बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने शल्य चिकित्सा को पूरा विस्तार से बताया है।
तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताई मैम। जी जी। क्या मैम इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि हम वैदिक साहित्य की बात करें, तो कुछ गणित के संबंध में भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो किस रूप में गणित का उद्गम हुआ है, जहाँ पे हम जैसे भारत को कहते हैं कि भारत कहीं ना कहीं गणित के अंदर अग्रणी रहा है, इस चीज़ में थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। जी जी, गणित के मामले में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट हैं और भास्कर आचार्य हैं। ये दो बहुत ही बड़े विद्वान हुए हैं। एक्चुअली 5वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक एक सिद्धांतिक काल था जिसमें ये सारे गणितज्ञ हुए थे, और शुरुआत आर्यभट्ट ने की थी। तो इसका सबसे पहले उल्लेख शुल्ब सूत्रों में और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो उन्होंने रेखा गणित का वो किया है, तो रेखा गणित का जो 2 प्रकार के गणित उन्होंने बताए थे, तो उसमें बीज गणित और रेखा गणित। तो रेखा गणित का जो प्रादुर्भाव था वो मेन रूप से इसलिए हुआ था कि जो प्राचीन काल में यज्ञ वेदियों का निर्माण होता था, तो उनके निर्माण कार्य में जो व्यवधान आते थे उनके समाधान हेतु रेखा गणित का आविष्कार किया गया। तो मुख्य रूप से जो गणित का आविष्कार हुआ था वो धर्म और पुरानी परंपराओं से संबंधित था। आर्यभट्ट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो आर्यभट्ट का बहुत योगदान रहा है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने ये बताया था कि जो कुछ वैज्ञानिक कहते थे कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, लेकिन आर्यभट्ट ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में वो पूरा एक चक्कर लगाती है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी चीज़ को मानते हैं। उनके अनुसार भी 23 घंटे और 56 मिनट और 4.019 सेकंड में, तो वो काफ़ी कुछ मतलब सिमिलर है उसमें। हाँ, उसमें कोई, तो इसका मतलब जो प्राचीन जो गणनाएं थी आर्यभट्ट के अनुसार वो सही थी बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जैसे चंद्र ग्रहण के लिए उन्होंने बताया सबसे पहला जो आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था वो चंद्र ग्रहण और आविष्कार का उन्होंने ही किया था। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और अगर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसकी पूरी उन्होंने समय कैलकुलेशन, पूरी गणना करके पूरा बताया हुआ है कि कब सूर्य ग्रहण हो सकता है और कब चंद्र ग्रहण हो सकता है। मतलब आप कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र की तरफ की बात भी मेरे ख्याल से करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या खगोल शास्त्र जैसे आपने बात करी है, तो मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताएं प्लीज़, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी कि खगोल शास्त्र के केस में अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य ने कितना योगदान दिया है। जैसे हम लोग आज बात करते हैं कि आपने जैसे बताया सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात हुई, तो क्या इसके वास्तविक कारणों का इनको पता था? क्या इसकी पुष्टि हो चुकी थी? क्योंकि जैसा पाया गया है कि शास्त्रों में कोई जिक्र तो आता है, हम जैसे बात करते हैं महाभारत में, रामायण में हमने भी सुना है उत्तरायण होता है, दक्षिणायन हो गया, लेकिन ये इसका वास्तविक पुष्टि कैसे हुई, उसका कारण क्या, इसके बारे में शास्त्रविदों को पता था? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, आर्यभट्ट वगैरह ने, इन्होंने भास्कर आचार्य ने, इन्होंने काफ़ी कुछ प्रकाश इसके ऊपर डाला है। हालांकि थोड़ा सा कारण वो नहीं जान पाए, क्योंकि जो वैदिक ज्ञान है वो 3500 साल तक पहले का ही है। तो उस समय तक जितना उनका आविष्कार था उसके उतना ही प्रमाण हमें वेदों में मिलता है। तो काफ़ी कुछ गणना उन्होंने की हैं, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जैसा कि मैंने आपको बताया वो पूरा बताया था। तारामंडल स्थिर है ये भी उन्होंने बताया था। आकाश गंगा के बारे में भी उन्होंने बताया था, आकाश गंगा। और जो सप्तर्षि मंडल है उसमें भी उन्होंने 7 ऋषियों का वर्णन किया, और वो इतना वो है कि आजकल विदेशों में भी उसी नाम से भृगु और ये सब पूरा उसी नाम से जाना जाता है उनको। आज तक इतने ऑथेंटिक मतलब आर्यभट्ट की गणनाएं रही हैं। जी। तो वैदिक काल से जब इतनी सारी चीज़ें रही, तो उसको फिर हम लोग लास्ट 150 साल के अंदर क्यों नहीं आगे ले पाए? क्या कारण समझते हैं कि वैदिक ज्ञान को हम इतना, जब हमारे पास ज्ञान था और इतना भरपूर ज्ञान था जिसके अंदर हमने चर्क की बात भी कर रहे हैं, हम अलग अलग खगोल शास्त्र की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या रहा कि कुछ बीच की कड़ी कहीं टूटी सी लग रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग इस क्षेत्र में उतने आगे नहीं आ पाए जितना हमें आना चाहिए था? तो उसका एक प्राय क्या कारण मान सकते हैं आप? इसका मुख्य कारण यही है कि वेदों के प्रति जो आधुनिक जो मतलब आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी बहुत ज़्यादा जीवन शैली ऐसी बन गई है कि लोग, बहुत से आजकल के जो बच्चे हैं वो वेदों के बारे में जानते ही नहीं। अगर उनसे पूछेंगे कितने प्रकार के वेद होते हैं तो वो शायद बता भी नहीं पाएँ। और वेदों में क्या होता है, जैसे कई बार मैं भी
बताती हूँ बच्चों को, तो वो बड़े आश्चर्य से इन सब बातों को सुनते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या। जी। तो एक तो रीडिंग वाली जो हैबिट है वो आजकल बच्चों में नहीं है, तो वेदों तक तो वो कहाँ पहुँच पाएंगे। तो वेदों के प्रति हमारा जो वो है, मतलब उसके प्रति जो प्रेम है वो कम हुआ है। हाँ, लोगों में उसकी जो जागरूकता है वेदों के प्रति वो नहीं है, इतने मन से वो नहीं पढ़ पाते हैं। अगर हम अपनी, जबकि विदेशों में हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा सम्मान से देखा जाता है और वेदों के प्रति वो है। जैसे संस्कृत भाषा को ले लें तो ये जर्मन भाषा के काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत टू इंग्लिश और इंग्लिश टू संस्कृत हुआ है। तो बाहर के विदेशियों ने हमारी संस्कृति को अपनाया, जबकि हमारे खुद के देश में उसको थोड़ा सा वो तिरस्कार मिला है। इस प्रश्न से जुड़ता हुआ एक मेरा प्रश्न आपके लिए है। एक्चुअली संस्कृत भाषा आपने जैसे बताया, तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि संस्कृत भाषा एक काफ़ी साइंटिफिक लैंग्वेज मानी जाती है। जी जी। तो इसका क्या प्राय कारण, बिकॉज हम मानते हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर कहीं भी ऐसा दोष नहीं है किसी तरह के उच्चारण को लेकर के, या साइंटिफिकली देखें यानी कहीं ऐसा नहीं है जैसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कि भाई पीप कैसे क्यों आ गया या एम क्यों आ रहा है, ऐसा कोई इसमें दोष नहीं है। तो क्या ये वास्तव में साइंटिफिक है, इतना ज़्यादा वैज्ञानिक है इसका रूप? तो अगर है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा संस्कृत भाषा पूर्णतः साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक इसमें, जैसे कि साहित्य को लेकर के मैंने आपको भी बताया काफ़ी कुछ। इसके अलावा जो वर्णों का उच्चारण है और तालु से संबंधित, जीवा से संबंधित, दांतों से संबंधित जो उच्चारण है वो बिल्कुल, उसका जो वर्गीकरण किया गया है वो बहुत पूर्णतः किया गया है। और जो इसकी लिपि है देवनागरी लिपि, जैसा कि जैसे काफ़ी भाषाओं में आपने देखा होगा, अंग्रेजी भाषा में भी देखा होगा कि जो हम बोलते हैं वैसा लिख नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है, देवनागरी लिपि में जो हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है, और संस्कृति से जुड़ी हुई है सबसे बड़ी बात ये। हाँ, हालांकि ये अलग चीज़ है कि इतना सम्मान उससे नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो संस्कृत भाषा का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि हम कहीं मंत्र उच्चारण की बात कर रहे हैं, कहीं हम जाप करना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि संस्कृत भाषा अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज, जैसे मैडम बता रही हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको मंत्र उच्चारण या धार्मिक संस्थानों में ही उसका प्रयोग करते हैं। अगर हम प्राय रूप से देखें, मेरे ख्याल से संस्कृत भाषा को काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं साइंटिफिक लैंग्वेज माना गया है, और बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका कहीं ना कहीं प्रयोग हुआ है। और इसलिए मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो वैदिक विज्ञान है या वैदिक ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भरा पूरा है और काफ़ी अंदर से रिच है। तो इसको एक अपने नई चीज़ बताई है, बहुत अच्छा लगा। अब इसी में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ मैडम कि जैसे वैदिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे भारतवर्ष का अगर हम पूरा इतिहास देखें, पूरा प्राचीन इतिहास देखें, तो ऐसी क्या धरोहर उसने विश्व स्तर पे दी है, विश्व पटल पे दी है कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये भारत के द्वारा दिया गया ये पूरा धरोहर है जो पूरे विश्व पटल पे। क्योंकि अगर हम देखें हमारी संस्कृति बहुत धनी है। हम पुरानी अगर बातें करें कई हज़ारों साल पुरानी, तो हम देखें कि चाहे मोहनजोदड़ो संस्कृति आई थी, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति मतलब सबसे भिन्न थी। अगर हम यूरोपियन संस्कृति की बात करें तो वहाँ इतना ज़्यादा रिचनेस नहीं थी, लेकिन हमारी संस्कृति भिन्न थी और कहीं ना कहीं परिपक्व थी। तो वहाँ पे उस स्तर पे इन्होंने ऐसी क्या चीज़ दी जो विश्व पटल पे रहा कि हाँ, ये भारत की धरोहर है? थोड़ा इसके बारे में अगर आप बता सकें तो। ये जो भास्कर आचार्य जो हुए हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ा जो मतलब आविष्कार किया था, वो जो मुख्य रूप से जिसको आज जैसा कि आप बात कर रहे हैं विश्व के लिए जो मुख्य धरोहर है उसकी, वो थी आपकी शून्य से लेकर के दाशमिक अंक प्रणाली। ठीक है, उसमें क्या था कि अभी तक जो कैलकुलेशंस होती थी, गणनाएं होती थी, उसमें सिर्फ सीमित उसमें हो जाता था। लेकिन दशमलव का जो आविष्कार किया वो भास्कर आचार्य ने किया। और आज भी क्योंकि शून्य की जो गणना हम करते हैं वो दशमलव पद्धति से ही की जा सकती है, तो विश्व में ये बहुत प्रसिद्ध हुई और अरब से लेकर के और यूरोप तक ये व्यापक, सर्वव्यापक हो गई एक प्रकार से। और इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई कि इसको अरबी पद्धति ही कहा जाने लगा। भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख है और इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का नाम देकर के संबोधित किया है। तो मैं नहीं समझती कि इससे बड़ी धरोहर विश्व के लिए हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं गणित का भी बहुत विशेष महत्व रहा। हमारे जिस तरह के आर्यभट्ट थे और भी हमारे जितने भी पूर्व के वैज्ञानिक थे,
तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने ज्योमेट्री का भी कुछ प्रयोग किया था किस तरह से, क्योंकि कहीं सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं पहले भी इस प्रकार के मकानों की संरचना होती थी जी। जो बड़े ही रेखीय रूप से बड़े सुदृढ़ होते थे और बड़े ही सिमेट्रिकल होते थे। तो ऐसे ही क्या गणना बिना गणित के प्रयोग के नहीं की जा सकती? तो क्या गणित का और भी कुछ इन्होंने प्रयोग किया, जैसे इसके बाद वैदिक साहित्य के थ्रू कोई पता चलता है हमें इस जी बारे जी में? जी पाइथागोरस जी। प्रमेय जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी वो, और ये आपके जो साइन थीटा कॉस थीटा होते हैं ये भी इस तरीके से थे। कुट्टू अच्छा। गणित इसको बोला जाता बिल्कुल, था, बिल्कुल, कुट्टू गणित के बिल्कुल। नाम से जानते थे इसको। और गणित का जो आविष्कार किया वो मेन रूप से ये दो ही गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट और भास्कर आचार्य। थोड़ा सा फर्क था दोनों में कि आर्यभट्ट ने थोड़ा सा कठिन वो लेकर के लिया गणित का रूप, भास्कर आचार्य ने थोड़ा सा उसको सरल रूप दिया। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि उन्होंने एक उदाहरण दिया ज्यामितीय आकृति को बनाने के लिए कि क्रौंच और चक्रवाक पक्षी जो थे वो नदी में स्नान कर रहे थे और पास में ही एक कमल का फूल था जो कि आधा हाथ ऊपर था और थोड़ी सी हवा चली, उस हवा से वो कमल का फूल 2 हाथ नीचे चला गया। जी। तो उस लेवल पे उन्होंने पूछा है कि पानी का स्तर क्या था बताइए। तो जब हम इस उदाहरण को सुनते हैं तो हमारे सामने एक ज्यामितीय आकृति फिगर उभर जाती है, त्रिकोणीय ज्यामितीय आकृति। जी जी तो इस प्रकार से उन्होंने गणित का सरल रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जी जी। इसके अतिरिक्त परिधि, परिधि का व्यास, पाई का मान, ये जी, सारी जी। चीज़ें उन्होंने। मतलब काफ़ी स्तर जी। तक गणित में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान है। जी जी हम मान के देखें कि मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें जो विश्व पटल पे हमारे भारत के थ्रू आई है। तो यही मैं सोचना चाह रहा था कि वैदिक विज्ञान जब इतना ज़्यादा हमारा आपस में धनी है और इतनी चीज़ें इसके अंदर समाहित हुई है, तो विज्ञान के साथ ये इतना अछूता रहा काफ़ी समय तक। जैसे अभी आपने हमारे पटल पे बात करी, खगोल शास्त्र में भी हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके, गणित के अंदर भी हमारा काफ़ी योगदान रहा। तो इस तरह पे अगर हम देखें, जैसे आजकल की हम बात करें तो आयुर्वेद की बात काफ़ी होती है। आयुर्वेद एक शास्त्र है, आयुर्वेद है जो कि वैदिक कहीं ना कहीं साहित्य या विज्ञान से निकल के आया है। लेकिन आयुर्वेद में लोगों की कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से उतनी जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या कारण है? और आयुर्वेद अपने आप में एक विज्ञान है और कहीं ना कहीं इसका प्रयोग भी हो रहा है। तो इसके बारे में क्या ऐसी कुछ गणना मिली है हमें कि आयुर्वेद ने कुछ ऐसे कठिन रोग के बारे में बताया या कोई ऐसी उपचार की विधि बताई है जिसके द्वारा हम बड़ी सरलता से आगे उसको ले सकें? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी एक विधि है विश्व स्तर पे। आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है मुख्य रूप से। और आयुर्वेद अलग तरह का विज्ञान है पूरा, जो कि जड़ी बूटियों पर जी आधारित है, जिस जड़ी बूटियों के द्वारा ही वो लोग इलाज करते हैं। प्राचीन काल में एक जो सुश्रुत संहिता लिखी है वो सुश्रुत ने जो वैद्य हुए, महान वैद्य हुए, उन्होंने लिखी है। और संजीवनी बूटी का नाम शायद आपने सुना जी, होगा। बिल्कुल सुना है। संजीवनी बूटी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जब मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था तो लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और हनुमान उन्होंने वैद्य ने, जो लंका में जो वैद्य थे, उन्होंने उनको बोला था कि आप संजीवनी बूटी हिमालय पे से लेकर के आइए। तो इस प्रकार से संजीवनी विद्या का प्रयोग और भी बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज संभव था। पुराने ज़माने में वैद्यों के द्वारा ही इलाज होता था, जो कि जड़ी बूटियों के द्वारा ही वो लोग मुख्य रूप से करते थे। बात करें तो कहीं ना कहीं वनस्पति शास्त्र की बात जी करें, जी जी, यानी ये शास्त्र है हाँ, वो जहाँ जड़ी पे बूटियाँ इधर वनस्पति शास्त्र आ गया जैसे हम आपका आज के पूरा। परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हमारी, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें कि जितना हम वनस्पति शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको जाके प्राचीन भारत में देखें तो हमारे पूर्वज लोग इस पर बहुत सारा कार्य कर चुके थे। ऐसे ऐसे पौधों के बारे में, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी हैं पता है जिसके द्वारा आपका इलाज हो सकता था। इवन बात हुई कि मृत शरीर में भी प्राण वापस आ सकते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा वैदिक विज्ञान इतना ज़्यादा धनी है जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समाहित हुई मिल सकती है। और हम शास्त्रों को तब देखें तो शास्त्रों में सब कुछ समाहित है। तो ये चीज़ को हम जैसे समझते हुए अगर आगे देखें तो अगर आज का एक युवा मान लीजिए जुड़ना चाहता है कि मैं वैदिक विज्ञान को पढूं और उसको समझूं, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? अगर मैं अपने स्तर पर बात करूं कि हमारा आज का युवा है, उसको कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की तरफ से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ है, उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जल्दी ही उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट दे दें। तो हमारा वैदिक विज्ञान हालांकि पूरा धनी है, लेकिन उसके बारे में किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने युवा को कैसे प्रेरित कर सकते हैं? आप थोड़ा इस बारे में कुछ ज्ञान दें। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि जैसे हम लोगों का जो कैरिकुलम होता है विद्यालयों में जो होता है, उसमें हम इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जी जी। वैसे तो कोई भी आजकल वेद पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों को बताया ही नहीं गया है उनकी संस्कृति के बारे में, वेदों के बारे में। तो अगर हम उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देंगे तो बच्चे उसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
जैसे कि मैंने कई जैसे ये जो जैनिज्म है उसमें मैंने देखा है कि उन लोगों में एक वो जो पीरियड रखते हैं वो अपने मॉरल एजुकेशन का रखते हैं उसमें हमेशा, तो जिससे बच्चे वो पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम उसको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर देंगे तो शायद बच्चों को फिर वो जानेंगे, बच्चे उसको समझेंगे और उनको वो रुचिकर भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपके हिसाब से सुझाव ये है कि अगर जो छात्र हैं या जो स्कूल स्तर पे हैं, अगर वो वहीं से ये शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दें, वैदिक विज्ञान की, हमारे पौराणिक साहित्य पे जाएं और उसको समझें, उसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझें, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक स्तर बन जाएगा जब हम बड़ी सरलता से आगे अपने को बढ़ा सकते हैं और इस वैदिक विज्ञान को हम आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि विश्व पटल पे देखेंगे तो भारत अपने आप में काफ़ी धनी है इस चीज़ को लेकर के, बट अभी तक लेकिन उसको लेकर के इतना ज़्यादा हम प्रमुखता से आगे नहीं आ पाए हैं। कुछ वर्षों से जरूर हम लोग वापस से जिक्र कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम वैदिक विज्ञान को और आगे प्रमोट करें। हालांकि आप देखिए जो विदेशी लोग हैं वो हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जी। और इन चीज़ों का अध्ययन भी कर रहे हैं। आपने बाहर से पढ़ा होगा कि इतने सारे लोगों ने आए यहाँ भारत में और उन्होंने भ्रमण करके पुस्तकें लिखी इसके ऊपर काफ़ी। बिल्कुल। अगर मैं इन शॉर्ट कहना चाहूँ मैम, तो अगर हम बात करें तो भौतिक शास्त्र लेके, रसायन शास्त्र लेके, अगर वनस्पति शास्त्र लें, तो हर तरह के शास्त्र कहीं ना कहीं हमारे वैदिक विज्ञान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर हम कोई भी उदाहरण लें तो आप अगर इसको एक शॉर्ट पे समझाना चाहें कि अगर हम बात करें अपने भारतवर्ष की, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब चीज़ें निहित हैं, हम यजुर्वेद कहें, सामवेद कहें, अथर्ववेद कहें, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ हमें उसका निराकरण वहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं वेदों की तरफ जाना होगा। यानी हमारी ऑडियंस को समझना है कि हम अगर वेदों से जुड़े रहे और शास्त्रों को हम अगर पढ़ते रहे और हम समझते रहे उसके अंदर क्या समाहित है, तो बहुत सारी हमारी मुश्किलों का सामना हम वहीं से कर लेंगे और हमें कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान भी हमारा समाहित है। यानी आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, हमारा देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम उस तरह भी देख सकते हैं कि हमें अपने वैदिक विज्ञान को साथ साथ रखना है। जैसे मैडम ने सजेशन दिया कि हम इसको स्कूल शिक्षा के स्तर पे हम कहीं ना कहीं उसका एक रेगुलर करिकुलम बनाएं, जहाँ पे बच्चा समझ पाए कि उसने वैदिक विज्ञान में क्या क्या चीज़ देखी, क्या समझा, किस तरह की हमारे आविष्कार हुए थे, हमारे पूर्वजों द्वारा आर्यभट्ट के क्या कंट्रीब्यूशन था, इस तरह से हमारे जितने थे, भास्कर जी थे, तो ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी हमारे भारतवर्ष के लिए। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि शास्त्रों के अंदर विज्ञान समाहित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैम कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से बच्चों के लिए? हाँ, मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर वेदों के प्रति बच्चों की रुचि उत्पन्न करनी है तो उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि बच्चे बचपन से ही अपनी संस्कृति को समझें और अच्छे संस्कारों का समावेश उनमें हो सके। क्योंकि आज की जो न्यू पीढ़ी है वो आप खुद भी देख सकते हैं कि थोड़ी गलत दिशा में मुड़ रही है। तो अगर इन चीज़ों को हम शुरू से ही उनको सिखाएंगे तो उनमें अच्छी आदतों का, अच्छे संस्कारों का समावेश होगा। बिल्कुल मैम, आपने इतना ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस ने काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त की होगी। आने वाले समय में और भी जानकारी दी जाएगी। अब तक विदा दीजिए, धन्यवाद।